हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशंस। आज का जो हमारा वीडियो है वो हम क्लास 8 के विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 1 चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। चैप्टर आपके स्क्रीन पर सामने खुला हुआ है और इसी चैप्टर पर हम लोग आज इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर नंबर 1 है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, हम लोग चैप्टर रीडिंग करेंगे और चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको साथ साथ में हाईलाइट हम लोग करते चलेंगे। आपका काम यह है कि पूरे चैप्टर को रीडिंग करने के बाद जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे दोबारा वीडियो चला करके उन सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज जो चैप्टर की है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्मावकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के जो घर है वहां गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल, ये सब जानते होंगे आप, इत्यादि। अब पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो आपको जानना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम मतलब मानव और जीव जंतु अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। अब कृषि पद्धतियों पर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य जो थे वो घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित ये करना स्टार्ट किया और इस प्रकार एग्रीकल्चर या कृषि का विकास आरंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। चलिए देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी। फसल फसल तो हम लोग कहते ही रहते हैं। फसल क्या है? चलिए, फसल मतलब क्या? तो उसका अर्थ है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में उगाए जाए तो उसे फसल कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे केवल गेहूं के हों। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल, फूल भी हो सकते हैं। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायुवी परिस्थितियां एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करती हैं। अतः देश के विभिन्न हिस्सों में विविध प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? खरीफ फसल और रबी फसल। देखिए, इन दो बातों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। खरीफ और रबी ये दो शब्द ऐसे हैं जो क्लास 8 में तो है ही, 9th में, 10th में, 11th, 12th और आप जब कंपटीशन के एग्जाम देंगे वहां भी ये चीजें पूछी जाती हैं। जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वह 6वीं से 12वीं तक की विज्ञान और एसएसटी की किताबों को फिर से रीड करें। तो खरीफ फसल और रबी फसल क्या है, इसको अच्छे से आपको कुछ समझना है और याद भी रखना है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं।
वहीं पर रबी की जो फसल है उसे शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाया जाता है। ये रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, मतलब समय समय से करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग एक माली अथवा हम लोग स्वयं सजावटी पौधों को उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य जो है वो कृषि पद्धतियां कहलाती हैं, जो आगे दी गई हैं। तो कृषि पद्धतियां क्या क्या हैं उनको एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे 1 से लेकर के 7 नंबर तक ये दी गई है। नंबर 1 में हम मिट्टी को तैयार करना, फिर उसमें ये बुआई होगी, बुआई के बाद खाद और उर्वरक दिया जाएगा, फिर उसकी सिंचाई की जाएगी, फिर खरपतवार से उसकी सुरक्षा करनी होती है, फिर कटाई होती है और फिर भंडारण स्टोरेज होता है। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है उस पर बात करते हैं, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना, मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी हुई जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी मतलब हल्की मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। इस प्रकार से पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस भी बनाते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ मिट्टी में निर्युक्त होते हैं और यह पोषक पदार्थ अंतिम रूप से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग आसानी से कर पाते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े। मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम जुताई के नाम से जानते हैं। और इसके लिए हल चलाया जाता है। हल लकड़ी का हो सकता है, लोहा का हो सकता है। आजकल ट्रैक्टर ये चलाए जाते हैं जो जिनमें लोहे के हल लगे हुए होते हैं ऑलरेडी। और अगर मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले थोड़ा पानी देने की आवश्यकता हो जाती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं। इन्हें पलटने के लिए पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। देखिए बचपन में या अभी भी गांव में आप जाते होंगे तो हेंगा लोग चलाते हैं। हेंगा वो लकड़ी का या कुछ मोटा सीमेंट का या लकड़ी का एक होता है लंबा सा, जिसको ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है। खेत में हल चलाने के बाद हेंगा चलाया जाता है, जिससे मिट्टी समतल हो जाती है। बुआई और एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दे दी जाती है। इससे क्या होता है कि जुताई के समय खाद मिट्टी में अच्छे से मिल जाती है। और अगर मिट्टी कड़ी है तो बुआई से पहले खेत में पानी भी दे दिया जाता है। कृषि के औजार क्या क्या है? अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को हल्का करना या भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जा सकता है, जैसे हल से, कुदाली, कल्टीवेटर, जिसके पास जो है, जहाँ जो साधन उपलब्ध है उसकी सहायता से किया जाता है। हल आप देख ही रहे हैं और देखा भी आपने हल। प्राचीन काल में हल बैल का उपयोग ये जुताई करने, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने में किया जाता था, जो लकड़ी या फिर लोहे का बना होता था। ऐसे पशुओं की जोड़ी कई जगह पर बैल से, कहीं ऊंट से, कहीं आपका घोड़ा से, ये सब लगाकर इसमें करवाया जाता है। इसमें फाल होता है। हल के बारे में बताया गया है। हल के बारे में आप जानते हैं, आपने देखा है। भारत गाँवों का देश है
और हल बैल लोगों ने देखा है, जानते हैं लोग, इसलिए उसके विषय में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। कुदारी जानते ही हैं आप, वो बेट लगा हुआ होता है कुदारी, इसको फावड़ा भी कहा जाता है। इसका उपयोग भी खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ये कुदाली आप देख ही रहे हैं। कल्टीवेटर आजकल हो गया, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। बुआई जो है, बुआई के बारे में बात कर लेते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है जो किसान को अधिक उपज प्रदान करें। अब बुआई के भी अलग अलग अब तरीके हैं, और तरीका क्या है? परंपरागत रूप से क्या किया जाता था? परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता था। बीजों को कीप में अंदर डाल दिया जाता था और 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। इस सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को उसमें स्थापित कर देते हैं। आजकल इसके बदले सीड ड्रिल इस्तेमाल किया जाता है, जो ट्रैक्टर के द्वारा इस्तेमाल इसे किया जाता है, सीड ड्रिल। इस चित्र में आपको वो दिखाया जा रहा है का उपयोग होता है। इसमें बीजों को समान दूरी और गहराई मेंटेन हो जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा उसको ढक दिया जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से फिर से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। पौधों को अत्यधिक नज़दीक नज़दीक ना हो जाए, मतलब घने ना हो जाए, इसके लिए बीजों को उचित दूरी पर गिराना महत्वपूर्ण होता है, जिसमें सीड ड्रिल वगैरह ज़्यादा फायदेमंद होता है। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और जल पर्याप्त मात्रा में भी प्राप्त हो पाता है। अत्यधिक नज़दीक नज़दीक या घनेपन के कारण पौधों को पोषक पदार्थ, सूर्य का प्रकाश इत्यादि मिलने में दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा है तो उसको ठीक कर देना चाहिए, बुआई के समय कर भी दिया जाता है। एक तीसरा स्टेप है इसमें खाद और उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें खाद या उर्वरक कहा जाता है ना। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है या पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है और खेत कभी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। तो बार बार जब हम खेत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पोषक पदार्थों की कमी होने लगती है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए उसमें खाद या उर्वरक की मात्रा डाली जाती है। अब ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो जैविक हो सकते हैं या रासायनिक हो सकते हैं। जैविक खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थ, ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं और अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। कुछ वक्त के बाद अपघटन हो जाता है, जो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, और फिर उस अपघटित पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। कक्षा 6 में हम वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी पढ़ चुके हैं, केचुआ खाद वगैरह के बारे में हम जानते ही हैं। तो ये सब जो है वो जैविक खाद है। या फिर यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटास वगैरह जो है, ये सब रासायनिक खाद है। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसमें यूरिया, अमोनिया, फिर सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये सब महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक जो है वो एनपीके उसको कहा जाता है, और एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और के से पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है। दिक्कत यह है कि उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरक शक्ति में कमी आई है। अगर लंबे वक्त तक लगातार बार बार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाए तो मिट्टी बंजर हो जाती है और जल प्रदूषण का भी यह एक कारण हो जाता है। अतः मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो जैविक खाद, वर्मी कंपोस्टिंग, केचुआ खाद इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। और खेतों को बीच बीच में खाली भी छोड़ना चाहिए ताकि वो अपनी पोषक क्षमता को वापस से रिटेन कर सकें।
वापस से प्राप्त कर सकें। खाद के उपयोग से मिट्टी का जो गठन है और इसमें जल अवशोषण की क्षमता में भी वृद्धि होती है, जो मिट्टी को ठीक रखने में एक महत्वपूर्ण बात है। मिट्टी में पोषक पदार्थों की प्रतिपूर्ति, मतलब उसको रिटेन करने का एक अन्य विधि भी है, वो है फसल चक्र की विधि, मतलब क्रॉप रोटेशन। अब फसल चक्र क्या है? फसल चक्र का मतलब है कि किसी खेत में एक फसल लगाने के बाद कोई दूसरी फसल लगा दी जाए, फिर कोई तीसरी फसल लगा दी जाए। इस प्रकार से बार बार अलग अलग फसल लगाने से क्या होता है कि पहली फसल को जिस पोषक पदार्थ की आवश्यकता थी, दूसरी फसल को किसी और पोषक पदार्थ की आवश्यकता है, तब तक पहला वाला जो पोषक पदार्थ था वो वापस से रिटेन हो गया। तो फसल चक्र एक अच्छी विधि है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में भी जानते हैं, जो फलीदार पौधों, लेग्यूमिनस पौधों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। और ये करते क्या है, ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उसका स्थिरीकरण कर देते हैं ताकि वो पौधों द्वारा अवशोषित किया जा सके। राइजोबियम बैक्टीरिया को याद रखना जरूरी है, यह किसानों का मित्र होता है। अब यहाँ पर फिर से एक बार डिस्कस कर लेना है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। अभी हमने डिस्कस किया ही था कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, खाद प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर और पौधों के अवशिष्टों से प्राप्त होता है। ये उर्वरक को फैक्ट्री में बनाया जाता है, खाद खेत में ही बन जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, जो उसकी उर्वरा शक्ति को एक बार फिर से और अच्छा बनाता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और फॉस्फेट वगैरह प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद्य पदार्थ में पोषक पदार्थ तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। लेकिन अब खाद के क्या लाभ है उनको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये दिया हुआ है अच्छे से। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, उसमें वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैसीय विनिमय सरलता से हो पाता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, कींचुआ में वृद्धि होती है। यह जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अगला स्टेप इसमें है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जो है वो जल की आवश्यकता होती है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। पौधे भी जीव ही हैं, उन्हें भी जल की आवश्यकता होती है। पौधों की के जो जड़ होते हैं उनके द्वारा जलों का अवशोषण किया जाता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक पदार्थ हैं, उनका स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक हिस्से में भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। और नियमित अंतराल पर जल देने की जो प्रणाली है, जो पद्धति है, इसी को हम सिंचाई, इरिगेशन के नाम से जानते हैं। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु के ऊपर निर्भर होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता थोड़ी ज्यादा होती है, ठंड के मौसम में थोड़ी कम होती है, और बरसात में तो यूं ही पानी होता रहता है तो उसमें बिल्कुल ही कम हो जाती है। अब सिंचाई के साधन भी हमारे देश में अलग अलग हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके हैं। कुआं, झील और नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता था पहले, और उसके लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल में लाए जाते थे, जिनका नाम यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है। मोट, जिसको हम लोग घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट इत्यादि इत्यादि सबकी तस्वीर यहाँ पर दी गई है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाने लगा है अब, और पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा का उपयोग अब किया जाने लगा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाने लगी है। इसके अलावा भी और भी इरिगेशन की मॉडर्न टेक्निक्स है, आधुनिक सिंचाई प्रणालियां हैं, जिसमें एक है छिड़काव तंत्र।
स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, इस विधि का उपयोग असमतल जमीन जो है उसके लिए किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर वर्टिकल पाइप्स, ऊर्ध्वाधर पाइपों के द्वारा के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले जो है वो नोजल लगा दिए जाते हैं और यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। और पंप की सहायता से सारे पाइप्स में पानी को की सप्लाई की जाती है और जब पानी ऊपर जाता है तो नोजल जो ऊपर लगा हुआ है वो घूमने लगता है और चारों ओर पानी का छिड़काव पौधों के ऊपर इस प्रकार से होता है जैसे कि वर्षा होती है। छिड़काव जो है लॉन, कॉफी की खेती और अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। एक और मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिप सिस्टम या ड्रिप तंत्र। वो भी बिल्कुल वैसा ही है, सेम चीज किया जाता है, लेकिन इसमें अंतर बस यही है कि छिड़काव विधि द्वारा पौधों के ऊपर जो है वो जल का छिड़काव किया जाता है, जबकि ड्रिप विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जो जड़ें हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम एक तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, लंबे वक्त तक प्राप्त होता रहता है और जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। तो जल की जहाँ कमी है, जहाँ जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उनके लिए ये वरदान ही साबित हुआ है। एक अगला स्टेप है इसमें खरपतवार से सुरक्षा। फसल को बोने के बाद उर्वरक देने और सिंचाई करने के बाद खेत में खरपतवार भी उग आते हैं, इनसे भी सुरक्षा करना आवश्यक है। खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ साथ उग जाते हैं। इन्हीं अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है और खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं निराई। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर असर डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं और ये मनुष्यों तथा पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान अलग अलग मेथड्स अपनाते रहते हैं। जैसे खरपतवार नियंत्रक जो केमिकल्स आते हैं वो भी डाल दिया जाता है, खरपतवार नाशी कहा जाता है। इससे खरपतवार के जो पौधे होते हैं सूख करके मर जाते हैं, मिट्टी में मिलकर ह्यूमस बना देते हैं। और खरपतवार के पौधों को हाथ से भी मतलब मैनुअल मेथड है, जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सकता है। समय समय पर उसको काटा जा सकता है। गांव में सोहनी होती है, खुरपी से लेकर के लोग सोहते हैं। और सोहनी को अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेसिकली खरपतवार को ही हटाने की ये प्रक्रिया है। रसायन का उपयोग तो किया ही जाता है। वैसे रसायन जो खरपतवार को हटाने में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें खरपतवार नाशी के नाम से हम जानते हैं। खरपतवार नाशी को जल में, पानी में मिलाकर आवश्यकता अनुसार स्प्रेयर जो होता है जिससे हम लोग छिड़काव करते हैं की सहायता से खेत में छिड़काव कर दिया जाता है। आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं स्प्रेयर का उपयोग। और खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जाता है। देखिए खेती बाड़ी में, कृषि में समय का बहुत काफी महत्व है। समय पर अगर आपने उर्वरक नहीं दिया, समय पर सिंचाई नहीं की, समय पर खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किया तो आपको अच्छी पैदावार हासिल नहीं होगी। खरपतवार के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी असर हो सकता है, अतः उन्हें उन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए जिनसे उनके स्वास्थ्य पर असर होने की संभावना है। अब अगला स्टेप है कटाई। फसल तैयार होने के बाद कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है और कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लिया जाता है या उसे मिट्टी के पास से काट करके अलग कर दिया जाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा। एक अनाज की फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। और हमारे देश में दरांती, जिसको कई जगहों पर हंसुआ भी कहा जाता है, हंसुआ या दरांती के द्वारा कटाई की प्रक्रिया जो है वो परंपरागत रूप से की जाती रही है। वर्तमान समय में हार्वेस्टर नामक एक मशीन का भी उपयोग किया जाता है फसल की कटाई के लिए। काटी गई फसल से बीजों और उसके दानों को अलग करने के लिए फिर से एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेसर मशीन। इस कार्य को कहा जाता है थ्रेसिंग। आजकल यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाने लगा है।
आप अपने गाँव में या फार्म हाउस में कहीं देखते होंगे कि कंबाइन मशीन जो है वो चलती रहती है। और कंबाइन मशीन जो है वो बेसिकली हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। इसमें होता क्या है कि फसलों की कटाई भी हो जाती है और साथ साथ उनकी थ्रेसिंग भी हो जाती है एक ही मशीन के द्वारा। ये आपको कंबाइन का चित्र यहाँ पर बुक में दिखाई दे रहा है। अब कटाई के बाद और थ्रेसिंग के बाद छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को सूप वगैरह से फटक करके अलग कर लेते हैं, उसमें दानों को अलग कर देते हैं और अवांछित पदार्थ को अलग कर देते हैं। इसे हम विनोइंग के नाम से जानते हैं। अब है कटाई पर्व। भारत चूंकि गांव का देश है और कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ फसल की जब कटाई होती है तो उससे संबंधित कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया जाता है। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का जब समय आता है तो स्वर्णिम दानों से भरी खरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल अब मिला है। इसलिए भारत में के लगभग सभी हिस्सों में कटाई के समय हर्षोल्लास और खुशी का त्योहार मनाया जाता है। पुरुष और महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। भारत में मनाई जाने वाली कई ऐसे त्योहार हैं जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू जो है, ये सब कटाई के मौसम से ही जुड़े हुए हैं। फसल कटने के बाद एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण स्टेप है इसके स्टोरेज का, इसके भंडारण का, ताकि फ्यूचर में उस फसल का, उस अनाज का, उस फल का, सब्जी का उपयोग किया जा सके एक लंबे वक्त तक। उत्पादन के बाद भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अत्यधिक समय तक रखना है तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से बचाकर सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारण किया गया तो उनके खराब होने और जीवों द्वारा उन पर आक्रमण करने और अंकुरित हो जाने की संभावना ज्यादा रहती है। अतः भंडारण से पहले दानों को, बीजों को, अनाजों को सुखाना आवश्यक है, जिससे उसके अंदर की जो नमी है वो कम हो जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल का उत्पादन का भंडारण जूट के बोड़ों या फिर धातु के बड़े बीन्स जो होते हैं, जो जिनको हम लोग ड्रम्स वगैरह के नाम से जानते हैं, कि में करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो होते हैं, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों, कीटों इत्यादि से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां भी अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े बड़े जो भंडार गृह हैं में अनाज को पीड़कों एवं जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी उसका किया जाता है। अब ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, साइलो का एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है और एक सारणी बनाई हुई है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। ये ध्यान पे रखना है। हमने सीखा है कि इसका विभिन्न चरण जो है कृषि के, अभी ऊपर हमने बात की थी। कई बार क्या होता है कि किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। जिस मौसम में उन्हें खेत में काम करना होता है, उस समय वो खेत में काम करते हैं और बाकी बचे हुए समय में वो अपने पशुओं के साथ रहते हैं और वहाँ से भी उन्हें आय होता है, उनसे दूध मिलता है, मांस का उत्पादन होता है, अंडों का उत्पादन होता है, तो ऊन का उत्पादन होता है। तो यही इस चैप्टर का मुख्य जो है थीम है, वो बातें अभी हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। अब हम इस चैप्टर की जो समरी है, जो सारांश है, उस पर एक बार बात करेंगे कि इस पूरे चैप्टर के अध्ययन करने से हमने क्या सीखा। सारांश पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, एक एक करके इस पर बात करते हैं। हम लोग अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल के नाम से जानते हैं। भारत में फसलों को ऋतुओं के आधार पर मुख्यतः हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, खरीफ और रबी। जुताई करके मिट्टी को
को तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हम हल और पाटल का उपयोग करते हैं। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी मेंटेन रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छे किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को ही बोया जाता है। इसके लिए सीड ड्रिल की सहायता ली जाती है। मिट्टी में पोषक पदार्थों की समृद्धि और पुनः पूर्ति आवश्यक होती है, जिसे कार्बनिक खाद या जैविक खाद और उर्वरक के उपयोग से उसको मेंटेन किया जाता है। फसलों की नई किस्म के आने पर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि देखी गई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई जो है वो क्या है, अवांछित और बिना उगाए गए पौधे जो अनावश्यक रूप से खेत में उगाए हैं उनको हटाना, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निराई। या मैनुअल भी होता है और केमिकल्स के उपयोग से भी ये काम किया जाता है। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसलों को हाथ से या मशीन से काटना। दानों को उसके भूसे से अलग करने की प्रक्रिया जो उसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित उसका भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है और इस विधि को पशुपालन कहा जाता है। ये सारांश था। देखिए बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, सारांश पढ़ने, पूरे चैप्टर को रीड करने और सारांश को रीड करने के बाद ये प्रमुख शब्द जो आपको इस साइड में दिखाई दे रहे हैं, प्रमुख शब्द, इन शब्दों को पढ़ना है और ये कोशिश करनी है कि आप इन सभी शब्दों को के बारे में 2-2, 4-4 लाइन जो भी संभव हो सके वो लिख पाएं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ही ये इस बात को दर्शाता है कि आपको इस चैप्टर की एक समझ आपके अंदर विकसित हो गई है। ये काम करने के बाद ही आप अभ्यास बनाना आरंभ करें, एक्सरसाइज बनाना आरंभ करें। जैसे ही आप पूरे चैप्टर को पढ़ करके उसका नोट्स कॉपी में लिख लेंगे और इतना करने के बाद जब आप अभ्यास के प्रश्न बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे प्रश्न स्वतः ही आप सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके लिए किसी की हेल्प की, किसी कुंजिका, किसी गाइड की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होता है अब इस पूरे सेशन में अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।